आज बच्चों हम एनसीईआरटी की एक ऐसी बात की चर्चा करने वाले हैं अगले 10 मिनट में जो आपने कभी किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने नहीं सोची होगी। तो प्लीज स्टे विद अस, हम 10 मिनट में ऐसी बात करने वाले हैं। सर, एक सवाल सर मेरे पास एक बच्चे लेकर आया एनसीईआरटी का सवाल। जनरली क्या होता है कि इरोडो और एससी वर्मा आती है तो वो तो पूरी इरोडो पाथफाइंडर पर बड़ी बातें करते हैं, ये सब जो है हमने सॉल्व करके रखी हुई। तो हम जब कभी कभी देखते हैं एनसीईआरटी का ये सवाल मेरे सामने आया तो मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया सर इसमें। एक तो एनसीईआरटी इतनी चमत्कारी किताब है कि एक इकलौती किताब चलती है 11-12 के अंदर एनसीईआरटी की, जिससे नीट का पेपर भी बनता है, जिससे जेईई मेंस का भी बनता है और जेईई एडवांस का भी बनता है। तो एक ही सोर्स है जिससे ये 3 अलग अलग टाइप के पेपर निकल कर आते हैं। तो इस सवाल पे डिस्कशन में करना चाहूंगा। इसमें सर बढ़िया बात क्या लिखी, मुझे जिसमें दिक्कत आई पहले पढ़ के बताता हूँ सवाल। कंसीडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सवाल था। 132 आप देख सकते हैं, जिसके पास भी एनसीईआरटी है सबके पास ही होगी, जो यहाँ पर है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है सर कि कंसीडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट पर रख दिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा 0 होता है, where E is equal to 0 of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा इन्होंने बोला है जब भी शो दैट वाले सवाल आते हैं वैसा अपन सोचना चालू करते हैं। तो मैं अपना थॉट प्रोसेस पहले एक्सप्लोर भी करना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि इसका जो है जहां मैं फंस रहा हूं उसको कैसे मैं क्लियर करूं। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी बच्चा भी सोचेगा उसके दिमाग में यही आता है कि 2 चार्ज बिठा दो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, और इनके बीच में यहाँ पर नल पॉइंट होगा। टेस्ट चार्ज अपन ने डाला है। टेस्ट चार्ज ऐसा होता है कि वो बहुत छोटा मानते हैं ताकि उस बाकी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो मैंने सर इस टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पर रखा और मैंने कहा कि चलो मैंने इसको डिस्प्लेस किया थोड़ा सा इधर, तो मुझे समझ में आया कि इसके ज्यादा नजदीक हो जाएगा तो ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये वापस उधर चला जाएगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा ऐसे जैसा कुछ करने लगेगा ऑसिलेशन। तो मुझे लगा ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। मगर मेरे को जब रियलाइज हुआ कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस करता हूं तो ये इसको इधर फेंक देगा, ये इसको इधर फेंक देगा, ये कभी दोबारा आ ही नहीं पाएगा। तो मुझे इसमें तो ये बढ़िया लगा कि हाँ ठीक है, नेसेसरली अनस्टेबल जो है, अनस्टेबल तो आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि उसको हर डायरेक्शन के अंदर ये जो है सफाइस करना चाहिए। एक डायरेक्शन में चल जाएगा तो फिर हम नहीं मानेंगे, इस डायरेक्शन में जो है ये वैलिड नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल तो होगा। मैंने कहा चलो मैं ऐसा डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात कही, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से लर्न करने का। व्हेन समबडी सेज कि शो दैट इट इज इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल विदाउट मेंशनिंग कि किस दिशा में इसको चलाया गया है, किधर चलाया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको किसी भी दिशा में फेंका जाए वो वापस लौट के आना चाहिए। और सर ने कहा कि इस एग्जांपल में तो दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर दिशा में तो वापस आ जा रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। इट इज इन कोहेरेंस विद द क्वेश्चन, बिकॉज जब व्हेन समबडी सेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो हर दिशा में स्टेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है हर दिशा में स्टेबल नहीं हो सकता, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। किसी दिशा में स्टेबल हो जाए तो उसे स्टेबल नहीं कहेंगे। मेरी बात समझिएगा, अनस्टेबल होने का मतलब इट इज नॉट स्टेबल इन ऑल पॉसिबल वे। तो जब हम ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराते हैं तो हम बोलते हैं इस एक्सिस पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोलते हैं इस एक्सिस पर स्टेबल पे है। सारी एक्सिस पे हम चेक करते हैं, इस पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे अपन ने माना। मैं चलो अभी तक तो बात मुझे इसकी सही लग रही है, पर मैं शो दैट करने के लिए मेरे पास इसने ना एक हसीन ख्वाब दे दिया है मुझे, बोलकर के कंसीडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं सर इसके अंदर। ठीक है, मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूं कि एक शेल ले लेता हूं सर। एक शेल ले लेता हूं और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो अंदर तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा जी, हर पॉइंट पर 0 होगा। तो यहां से उठाकर अगर मैं यहां रख दूं जी तो फिर ये यही रह जाएगा। इसका मतलब है कि तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। मैंने उसको शिफ्ट किया, ना तो वो वापस आना चाहता है, ना दूर जाना चाहता है, ना पास जाना चाहता है, वहीं बैठा रह जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे ये लगा कि यार ये तो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये अनस्टेबल तो हो ही नहीं सकता फिर। तो इसके अंदर आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है, इससे क्या ये कुछ और मायने निकालना चाहता है या कैसे इसको शो कैसे करेंगे? उसी तरीके से अगर मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज, मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज है और पूरे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, सॉलिड है सर, ये सॉलिड स्फीयर ले लिया, क्लाउड है, क्लाउड ले लिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये
इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह डायरेक्शन ऐसी आएगी, रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, और यहाँ बिल्कुल जो सेंटर पे होगा वहां नल पॉइंट होगा। तो अगर अब मैं यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में सरकाता हूं तो वो खट से वापस यहीं आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लीजिए टेस्ट चार्ज, वो खट से वापस यहीं आ जाएगा जैसे ही मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा। और ये तो 3D स्पेस के अंदर है, तो इसके अंदर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो मैं नेसेसरीली अनस्टेबल कैसे बोल सकता हूं? और ये प्रूव करने के लिए बोला है एनसीईआरटी में। तो ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही बिल्कुल बेकार होते, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल भी एनसीईआरटी में आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे। सर आपने जो ये 3 केस दिखाए ना, ये वंडरफुल पॉसिबल केसेस आपने इसके शो किए जो इस सवाल के साथ इत्तेफाक नहीं रखते और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी क्लैरिटी की बात करते हैं। जैसे कि आपने ये पहला एग्जांपल दिया, उससे ये बात क्लियर हुई कि किसी एक दिशा में स्टेबल होने से हर दिशा में स्टेबल हो, या फिर उसको स्टेबल कहें ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी भी एक दिशा में अनस्टेबल हो गया है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात से ये नेसेसरली अनस्टेबल वाली बात आपकी ये तो इनके साथ मैच कर रही है। ठीक है, ये जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया उसने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से चैलेंज किया है, पूरी तरह से चैलेंज किया है, क्योंकि इसमें तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपने दिखा दिया, ये भी बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। इस वाले एग्जांपल में तो आपने हर दिशा में दिखा दिया कि अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये तो इसको पूरी तरह से खतरनाक रूप से इसको न्यूट्रल भी छोड़िए नेसेसरली स्टेबल दिखा दिया आपने। यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में तो नेसेसरली स्टेबल दिखा दिया। ये 3 एग्जांपल आपने जो लिए वो तीनों बहुत ही शानदार एग्जांपल है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये एनसीईआरटी की बुक लिखी गई है बहुत पढ़े लिखे लोगों ने लिखी है, ये एकदम बेकार लोगों ने नहीं लिखी है। एनसीईआरटी की बुक पढ़े लिखे लोगों ने लिखी, तो पढ़े लिखे लोगों में एक बात होती है, जैसे हम और आप बात कर रहे हो तो हम कुछ चीजें टर्म्स जो है वो मिस भी कर देंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, एंड आप मिस कर दोगे तो आई विल अंडरस्टैंड बिकॉज वी नो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीजें जब बोलते हैं तो वो बुक के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती, इसलिए डेफिनेशंस पे बहुत मेहनत की जाती है। जब किसी चीज की डेफिनेशन बनाई जाती है तो ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हर आदमी को सही समझ में आए। तो लेकिन ये सवाल जो जिसने भी लिखा है उसने शायद अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से लिखा था। इसमें 2 चेंजेस की जरूरत है सर, इसमें 2 चेंजेस की जरूरत है। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन फ्री स्पेस। पहली बात, इन फ्री स्पेस होना चाहिए, ये पहला टर्म है सर, इन फ्री स्पेस, जिससे हम आपके इस कॉन्फ़िगरेशन को नलिफाई कर देते हैं कि इन फ्री स्पेस होते ही ये हो गया। एंड देयर इज अ नल पॉइंट बट नॉट द नल रीजन, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पर उसके नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, ये भी कैंसिल हो, तो नल रीजन नहीं होना चाहिए था। तो ये जब सवाल बनता तो ये पूरी भाषा होती जब इन फ्री स्पेस भी लिख दिया जाता और बट नॉट इन नल रीजन भी लिख दिया जाता, तब ये सवाल एकदम परफेक्ट है। एंड देन वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन इजीली। हम इस सवाल को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सर इस पॉइंट पे नल पॉइंट आ गया, फ्री स्पेस में है, यहां E0 हो गया, ये फ्री स्पेस का पॉइंट है। अगर ये फ्री स्पेस का पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं है, तो अगर मैं इसके जस्ट नेबरहुड में एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूं जहां पर जिसके हर इस पॉइंट पे नहीं है, इसके बगल वाले रीजन में, और यहां हमने कहा कि नल रीजन नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, पर इसके अंदर टोटल चार्ज तो हमने रखा नहीं क्योंकि ये फ्री स्पेस भी है। तो इसका मतलब है कुछ फील्ड लाइंस इसमें अंदर जा रही होंगी और कुछ फील्ड लाइंस इसमें जो होंगी वो डेफिनेटली बाहर निकल रही होंगी, क्योंकि इस रीजन में नेट चार्ज इनसाइड 0 है। तो कुछ फील्ड लाइंस अंदर जा रही, कुछ फील्ड लाइन बाहर जा रही होगी। तो अगर आप यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे और जो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, अगर उनकी दिशा में इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया जाएगा तो इट विल नॉट रिस्टोर इट्स पोजीशन, वो चला ही जाएगा, वो रिस्टोर नहीं करेगा। तो इस हिसाब से उन दिशाओं में मूव करने के लिए ये कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड जैसे इसको अनस्टेबल कहा, स्टेबल तभी कहते हैं जब कहीं भी भेजे वापस आ जाए। लेकिन इसको कुछ दिशाएं ऐसी मिल रही हैं जिसमें भेजने पर वापस नहीं आएगा, इसलिए हम इसे अनस्टेबल कहते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा और यहां पे फ्री स्पेस लिखना पड़ेगा और बट नॉट द नल रीजन लिखना पड़ेगा। सर ने जो पॉइंट पकड़े, जो बात पकड़ी, वो इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी लोग कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए, उसका रीजन बताता हूं सर। एनसीईआरटी में कई सारे अच्छे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ओपन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, और कई सारे स्टेटमेंट एक प्रेजुडिस के साथ लिखे हुए हैं।
मैं प्रेजुडिस के साथ स्टेटमेंट्स के कुछ 2-3 एग्जांपल। प्रेजुडिस क्या होता है सर? अच्छा, प्रेजुडिस का क्या होता है, जैसे कि हम प्रेजुडिस का मतलब होता है जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैंने मन में सोच रखा है कि ये तो पता ही है सबको, कोई एक कल्पना कर रखी है कि ये तो सबको पता ही है यार, ये बात बेसिक फ्रेमवर्क हम मान के चल रहे हैं। तो इसके चक्कर के 2 और एग्जांपल मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। जैसे एनसीईआरटी में एक जगह लिखा होता है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये लिखा है, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तो उनका मानना है कि जब भी आप पुल या पुश कर रहे हैं तो आप इन जनरल जब आप पुल या पुश कर रहे हैं तो आप पुश ऐसे कर रहे हैं और पुल ऐसे कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं या ऐसे। एक पर्टिकुलर केस ये है। तो इस पर्टिकुलर केस के अलावा कोई भी केस हो पुशिंग का और कोई भी केस हो पुलिंग का, पुलिंग इज इजियर, बट इस पर्टिकुलर केस में पुलिंग इज नॉट इजियर, इक्वल, दे आर इक्वली कैपेबल। पुलिंग और पुशिंग दोनों ही बराबर आते हैं। तो वो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप देखें तो इनफाइनाइट पॉसिबल केसों में से एक केस को छोड़कर उनकी स्टेटमेंट सही है। So they rely on the common sense of the reader. They rely on the, because वो बहुत पढ़े लिखे लोगों ने लिखी है सर एनसीईआरटी, तो वो कॉमन से उन्होंने कहा कि यार अब आप सोचिए सर कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई एक चीज है उसमें इनफाइनाइट पॉसिबल चीजें हैं, उनमें से एक केस को छोड़कर हर जगह वो सही हो रहा है, वो स्टेट एक इनफाइनाइट में से एक जगह छोड़ के हर जगह सही हो रहा है, तो पीपल कैन मेक दैट स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज ट्रू। मैं हमेशा सच बोलता हूं कि 1% झूठ बोलता हूं तो मैं इग्नोर करके जा। तो लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट हैज टू बी वेरी क्लियर। तो ये स्टेटमेंट में जैसे वहां पर एम्बिग्यूटी थी, यहां पर एम्बिग्यूटी थी, वैसे यहां पे भी एम्बिग्यूटीज बच्चे को आई। जेई में आया सवाल, जेई ने इसको गलत भी नहीं किया, उसने कहा सही है आंसर, जेई में भी आ गया एनसीईआरटी से उठा हुआ पुलिंग एंड पुशिंग। जेई ने कहा है सही, कोई ज्यादा बकवास ना करो, क्योंकि उन्होंने कहा एक ही केस तो है जिसमें नहीं हो रहा है। तो ये एक गूफअप है। एक गूफअप और है, वो लिखा हुआ है कि ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक। ये लिखा हुआ है ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑसिलेटरी मोशन हैज टू बी पीरियोडिक। लेकिन अगर हम यहां पर इक्वेशन लेके चले x इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, x इक्वल टू साइन टी स्क्वायर, तो ये पार्टिकल जो है वो +1 -1 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन ये रिपीट कब कब कर रहा है? ये 0 के बाद √2 पाई पे रिपीट कर रहा है सर, ठीक है, फिर √4 पाई पे रिपीट कर रहा है सर, फिर √6 पाई पे रिपीट कर रहा है सर। तो ऑब्वियसली ये गैप और ये गैप बराबर नहीं है, तो इक्वल टाइम इंटरवल पर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इट इज डेफिनेटली ऑसिलेटरी बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम +1 -1 +1 -1, बट पीरियोडिक नहीं है। तो ये एग्जांपल जैसे मेरे को मिला वो आपका सही नहीं हो रहा है, पर आईटी जेई ने लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। पर मैं हमेशा बोलूंगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। मैं ऐसे अमूमन या आमतौर पे जो ये कहना चाहते थे वो होना चाहिए था, आमतौर पर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं ज्यादातर। जितने में एक्चुअली क्या हुआ, जितने भी स्टैंडर्ड फोर्स प्रोफाइल आपके पास मिलेंगे, जब भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा तो उसमें हमेशा पीरियोडिक होगा, जितने भी फोर्स प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है। पर इस तरह का अगर हम, बिकॉज एक तो मैथमेटिकल फंक्शन की परिभाषाएं इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें कहीं पर, क्योंकि एक एक परिभाषा में वो बड़े शब्द लिख के याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कोई भी चीज का गलत मतलब ना निकल जाए, तो इसलिए परिभाषाएं लिखना बड़ा काम होता है। उनके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जनरेशन को फिजिक्स पढ़ाने की है, तो वो डील भी कर रहे हैं, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है, पॉलिश्ड का। तो उसमें भी कई बार परिभाषाएं चेंज होती हैं, क्योंकि उनमें कहीं गलत मतलब ना चला जाए, क्योंकि हमने तो अपने समझ से सारा सोच लिया, पर बाद में किसी एक आदमी ने उस सवाल में उठाया कि यार इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो परिभाषाएं बदलती भी रहती हैं चीजों की। तो एनसीईआरटी जो है वो बहुत पढ़े लिखे लोगों की किताब है, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने लिखी किताब है, इसलिए उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मना इसलिए किया जाता है क्योंकि इतने ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसमें कि आपके बस के नहीं है, आपके बस के नहीं है, इसलिए हम यहां पर उनकी बात नहीं करते कि हम कहते कि एनसीईआरटी मत पढ़ो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।